कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया होंगे एकदम। देख भी रहे होंगे कि यहाँ लिखा है क्लास 12th फिजिक्स। बहुत दिन से कहते कहते आज वो दिन है कि आज से हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज से क्लास कंटिन्यू रहेगा और आज क्लास 12th का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें क्लास देखते टाइम, और वीडियो देखते हुए क्लास को करते हुए नोट्स ज़रूर बनाएं। अपना नोट्स ज़रूर लिखें, आपको प्रॉपर वे में यहाँ नोट्स मिलेगा, आप उसको पढ़ें और लिखें। तो ठीक है, बस इतना ही कहना था और हम लोग अब शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है क्लास 12th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर, अब वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लें, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज, सॉरी पहली बार गलत हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र एक चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। ये चैप्टर फर्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे और इसमें आज इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास को आप देखें और इसका अपना नोट्स जरूर बनाएं। तो शुरू करते हैं। एक्चुअल में फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का एक ब्रांच है। ये ब्रांच है, इसमें इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें एक ब्रांच हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक हमारा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, यह स्थिर विद्युत होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, अगर कोई चार्ज, अगर चार्ज की बात हम लोग करेंगे, चार्ज मतलब जानते होंगे आवेश। अगर चार्ज रेस्ट पे है, कहाँ है, रेस्ट पे, रेस्ट मतलब वह रुका हुआ है, यानी अगर चार्ज कहीं रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसकी जो स्टडी करते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको जो स्टडी करते हैं वो हमारा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन वही चार्ज जब क्या करे, जब फ्लो करने लगे, गति करने लगे, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग जिस पार्ट में उसकी स्टडी करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये दो ब्रांच है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का ब्रांच है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, और इसमें चार्ज क्या होगा, चार्ज इन मोशन। चार्ज कहाँ पे होगा, मोशन में होगा, चार्ज गति में होगा। चार्ज जब गति में होगा, चार्ज जब फ्लो करेगा, उसकी कितनी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। और अगर चार्ज रेस्ट में है, उसकी जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। एक्चुअल में क्लास 12th की अगर हम बात करें, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हमको जो पढ़ने हैं, वो है पहला यही चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इसमें एक और चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर हैं जो किसमें है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमको इन दो चैप्टर को पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट है, और ये चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड जो क्लास 12th में हमको पढ़ना है। तो पहले हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की। और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में हमको चार्ज के बारे में स्टडी करना है, लेकिन चार्ज क्या होगा, चार्ज रुका होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उन सबको, उसकी जो स्टडी हमको करना है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में करना है। इसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढ़ना है। इसमें भी चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, चार्ज हमारा रुका हुआ होगा। हाँ, हिंदी अगर जाए तो हिंदी इसका लिखे हैं यहाँ, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यह होगा विद्युत विभव एवं संधारित, मतलब धारिता बोलते हैं इसको, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को धारिता बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर होगा। उसके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं। इसमें आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी, इसी में मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इसी में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ब्रांच है ये थोड़ा बड़ा है, इसके कंपेयर में ये बहुत बड़ा है। क्लास 12th की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये बड़ा है, इसमें ज़्यादा चैप्टर हमको पढ़ना है। किसमें? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसमें चार्ज क्या होता है? चार्ज इन मोशन में होता है। चार्ज हमारा क्या करेगा? चार्ज जब गति में आएगा तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको जो हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करेंगे। और ये हमारे क्लास 12th का कुछ चैप्टर है यहाँ पे, जो हम लोग चैप्टर की बात किए तो उसमें जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली ये दिख जाएगा कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हमको क्लास 12th में पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो ये रहा इसका बस छोटा सा एक बात। हम लोग इसमें से आज हम लोग पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इसको स्टार्ट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज क्या होता है। तो इसको अपने एक बार समझने के लिए लिख लें, नोट जरूर करते रहें जो भी चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमको? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर इसी में हम लोग मैग्नेटिज्म है, फिर इसी में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट है, इसी में हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो भी चैप्टर है उन सब चैप्टर को हम लोग इस कैटेगरी में रख के पढ़ेंगे, जिसमें हमारा चार्ज क्या होगा? चार्ज हमारा मूव कर रहा होगा, चार्ज मोशन में होगा। तो इसमें वो इस कैटेगरी में उसको हम डालेंगे और वहाँ पर इस सारे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर यही है कि चार्ज हमारा क्या है? एक जगह रुका हुआ है। जब एक जगह रुका हुआ चार्ज वो क्या क्या मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक को रखता है, कौन कौन से गुण रखता है अपने अंदर, उसकी स्टडी हम लोग इसी क्लास में करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में। क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही क्या है? एक चैप्टर है या एक यूनिट है, उसमें ये इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड को हम लोग स्टडी करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। इसमें आज जो पहला जो हम लोगों का क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन के लिए होगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग आज चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है सर, कितना देर से यही कह रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में हम लोग बात करेंगे, लिखते जरूर रहेंगे, नोट जरूर करते रहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि ये चार्ज क्या होता है। तो बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज किसी भी वस्तु का एक मूलभूत गुण है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। सिंपल सा ये एक लाइन याद रखें कि जो आवेश है वो किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो चाहे तो इसी चीज़ को लिख लें एक लाइन कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या उत्पन्न कर सकता है, लिख देते हैं कर सकता है। ठीक है, वही चार्ज होता है। तो एक बात, ये क्या होता है विद्युत क्षेत्र, ये क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये सब हमको यहीं पे सब हमको आगे पढ़ने भी हैं। तो अभी बस इतना जाने कि अगर किसी के पास अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है? वो उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, एक बात और इसमें लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल आरोपित करता है या बल लगाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी अगर किसी वस्तु के पास अगर आवेश है तो दूसरे पदार्थ पर क्या लगा सकता है? बल लगाता है। अगर आवेश है तो ये उसका गुण है। अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसके पास आवेश है तो दूसरे पदार्थ पर या दूसरे वस्तु पर क्या लगाएगा? बल आरोपित करेगा। अगर आवेश है तो बल आरोपित करेगा, आवेश नहीं है तो आरोपित नहीं करेगा। और एक बात, जो आवेश की बात करते हैं, चार्ज पहले से पढ़े भी होंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। सब ये आसान चीज़ें हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश चार्ज दो प्रकार के होते हैं। इस पढ़े होंगे, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव चार्ज और क्या है दूसरा हम पढ़े होंगे? नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश और धन आवेश। दो बातें ये पढ़े होंगे।
ये चीज़ें पढ़े होंगे। और इसमें बात किए होंगे, पढ़े होंगे कि जो समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण, यानी समान लिख लें, समान प्रकार के आवेश में, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण एवं विपरीत प्रकार के आवेश, आवेश में आकर्षण, आकर्षण होता है। ठीक है, पढ़े होंगे क्लास 10th में, वैसे आगे पढ़ना भी है। ये जानते होंगे अगर कोई एक पॉजिटिव आवेश है और एक कोई और पॉजिटिव आवेश है, दो पॉजिटिव आवेश है, आवेश को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसमें क्या लगेगा, इसमें एक बल लगेगा, कौन सा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, जब विपरीत हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, यहाँ आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये बातें हुई, नोट करें। और कुछ बातें इसमें करते हैं, ये सब आसान चीज़ें हैं, नोट करें इसको। अब हम बात करते हैं और आवेश के बारे में। ये यहाँ पे हुआ आकर्षण और प्रतिकर्षण की हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें इसमें कि आवेश और पॉइंट, इसमें इसको नोट करते रहेंगे। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, आवेश। आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि, अदिश, यानी स्केलर अदिश है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका आवेश के मात्रक का, ये सब छोटी छोटी बातें इसको जरूर याद रखेंगे। आवेश का मात्रक, और आवेश की यूनिट की बात करते हैं तो आवेश के मात्रक को हम लोग जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। सी से डिनोट करेंगे, कूलाम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कूलाम पढ़ते हैं इसको। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। हम लोग जानते होंगे कि क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कि I = Q/T, ये पढ़ना भी है, यहाँ पर भी ये जरूर पढ़े होंगे। अगर यहाँ से Q आवेश को अगर निकालना हो तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से Q = आता है I × T। यहाँ से अगर Q का मात्रक लिखें, Q का मात्रक तो क्या आएगा, I का मात्रक एम्पियर विद्युत धारा और T समय, समय का मात्रक सेकंड। तो Q का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। तो ये भी याद रखना है, Q का मात्रक एम्पियर सेकंड, या इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कूलाम बोला जाता है, कूलाम। C से डिनोट करेंगे, इसी को कूलाम बोलते हैं। और एक बात याद रखें इसमें कि आवेश का विमीय सूत्र अगर हमको पता करना हो, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र तो क्या हो जाएगा, आवेश का विमीय सूत्र A के लिए A लिखते हैं और S के लिए T लिखते हैं। आवेश का विमीय सूत्र AT, इसी को ऐसे लिखते हैं m⁻0 l⁻0 और क्या AT। ये हमारा आवेश का विमीय सूत्र हुआ, इसका डायमेंशनल फार्मूला AT हुआ। ध्यान देना है कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उसमें आवेश नहीं होता है। ये आवेश मूल भौतिक राशि नहीं है, लिख सकते हैं आवेश मूल भौतिक राशि नहीं है, मूल भौतिक राशि नहीं है। ये जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आवेश नहीं आता है। लेकिन याद होगा कि ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जिसके लिए हम आई यूज कर रहे थे, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि होती है। तो ये रहा आवेश का मात्रक। हाँ, आवेश के कुछ और भी मात्रक होते हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, इसको नोट करें। इसको मिटा रहे हैं, नोट करते रहें इसको। और कुछ बातें हैं इसमें, यहाँ पे अभी ये बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग बात करना है इसका, आवेश का। अभी हम लोग इसके जो टॉपिक है उसकी भी बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आवेश के और भी मात्रक हैं जो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऐसे कभी पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें कुछ और आवेश के मात्रक उसकी बात कर लें, जैसे कि आवेश का मात्रक, आवेश के मात्रक की जब बात करते हैं तो इसमें एक ESU भी होता है। ESU इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टैट कूलाम भी बोला जाता है, स्टैट कूलाम ऐसे भी लिखा जाता है, स्टैट कूलाम। ये अगर इसको अगर कूलाम से अगर इसका रिलेशन देखें तो 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये
1 कूलाम इसके बराबर होता है। एक चीज़ और, ये आवेश का एक और मात्रक होता है, EMU भी लिखा होगा, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी इसका एक मात्रक होता है, तो इसको याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रख सकते हैं यहाँ पे कि वन EMU, जो 1 EMU होता है वो हमारा होता है 3 × 10⁻10 ESU के, ये इसके बराबर होता है। तो ये भी एक कन्वर्जन है EMU और ESU में। अगर यहाँ से अगर हम इसको ऐसे चेंज करें 3 × 10⁹ और 10⁻1 इतना ESU, ठीक। अगर हाँ इसको बदल रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना ESU के बराबर, यानी 10 हो जाएगा, और इतना ESU बराबर क्या 1 कूलाम, यानी 1 EMU जो हमारा हो जाएगा वो 10 कूलाम के बराबर हो जाएगा। कितना, सॉरी ये देखें, ये इतना और इतना कितना आ जाएगा 1 कूलाम, और ये 10 है यहाँ पे, तो 1 EMU बराबर कितना है 10 कूलाम के बराबर होता है। ये भी ध्यान में अपने रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर ऐसे निकालना चाहें 1 कूलाम, तो 1 कूलाम इक्वल टू 1/10 EMU। ये कभी कभी अगर ऐसा कन्वर्जन आता है तो यह ध्यान में रखना है कि 1 कूलाम इक्वल टू इतना EMU और 1 कूलाम बराबर इतना ESU, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हुआ आवेश का कुछ मात्रक, तो इतना नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं आवेश के गुण कौन कौन से हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कि आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। ये सब वैसे हम लोग आवेश के बारे में ये सब पढ़ रहे हैं, इसको भी गुण में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल गुण हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी हम लोग बात करेंगे, जिसमें आवेश के गुण में जैसे अभी पहली प्रॉपर्टी तो यही था कि आवेश समान आवेश में अगर कोई एक आवेश -Q और एक और -Q, दो -Q आवेश हैं, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, या यहाँ भी +Q आवेश है और एक +Q आवेश है, दो +Q आवेश है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे रिपल्सन होगा, रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर एक +Q चार्ज हो जाए और ये क्या हो जाए, एक -Q चार्ज हो जाए, इस तरह का अगर कोई चार्ज है, एक -Q एक +Q, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा आकर्षण का होगा। आकर्षण यानी अट्रैक्शन, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और इसमें बात करें कि आवेश, इसमें एक चीज़ होता है कि आवेश संरक्षित होता है, एक आता है आवेश संरक्षित होता है, यानी जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। उसकी बात करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो किसी के ऊपर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, तो जैसे ऐसा समझ लें, जैसे मान लो कोई एक एटम है, जैसे मान लो कोई एक एटम है, ये, ठीक है, कोई एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, मान लें इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। कोई एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो हम जानते हैं कि 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सपोज करें कि अगर ये जो एटम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट कर दिया, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन तो जितना था उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये दे दिया। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब कंडीशन ये हो गई, ये वाली, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब अब पहले क्या था कि पहले 11 प्रोटॉन और 11 जब इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास टोटल जो चार्ज था, टोटल चार्ज कितना था, 0, यानी नेट जो चार्ज था इसके पास, नेट चार्ज क्या था, 0 था, इसके पास कुल चार्ज 0 था। लेकिन अब ऐसा जब कंडीशन आया, तो अब इसमें देखते हैं, तो 11 प्रोटॉन से और ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब कैंसिल करेगा तो ऐसा समझें, तो इसके पास कितना प्रोटॉन बचा, एक, मतलब एक पॉजिटिव इसके पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब इसके पास क्या हो गया, अब ये चार्ज हो गया, ये अब क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, ये आवेशित हो गया। आवेश पहले इसके पास कितना नेट चार्ज 0 था, तो ये क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा ये न्यूट्रल था। क्या था, न्यूट्रल था, यानी उदासीन था, उदासीन। ये पहले क्या था, उदासीन था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, कोई आवेश नहीं था। लेकिन अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, यानी अब ये एटम जैसे एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस एटम के ऊपर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे होंगे यहाँ पे कि जब कोई
जब क्या करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब जैसे वो इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम उसी तरह से जब वो इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन को ये लेता तो ये बढ़ जाता, ये कम हो जाता, तो एक उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक निगेटिव चार्ज आता है। जितना वो इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आता है। तो ये बात अपने दिमाग में रखना है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे इसमें बात करते हैं। इसमें कहा जाता है, इसमें एक और है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, इसको याद रखना, ये बात है कि आवेश संरक्षित यानी चार्ज कंजर्व्ड होता है। चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। तो इसको नोट भी करते रहें, जरूर नोट करते रहें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज हमारा संरक्षित होता है। इसका क्या मतलब है, चार्ज संरक्षित होता है, इसका मतलब यही है कि जो चार्ज है उसको तो ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी पूरे सिस्टम का, अगर किसी सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता है वो नियत होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे है चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज हमारा संरक्षित होता है, यानी चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही चार्ज को नष्ट किया जाता है। यही आवेश संरक्षण का इस सिद्धांत है, या यही इसी को आवेश संरक्षण कहते हैं। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इधर हम इसको मिटा रहे हैं। एक चीज़ ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे, और इसको नोट करेंगे जरूर। अभी हम लोग बात किए हैं कि आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। अब इसमें बात ये हो रही है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि आवेश, उसके बाद से जो उसके गुण की बात कर रहे हैं, आवेश योगात्मक होता है, यानी इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होता है किसके पास, आवेश के पास। आवेश एडिटिव प्रॉपर्टी को रखता है। उसमें तीसरा नंबर लिख लेंगे, पहले पहला लिखिए फिर दूसरा और ये तीसरा। आवेश योगात्मक होता है, यानी आवेश के पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब अभी हम लोग जाने हैं कि आवेश क्या है, एक हमारा अदिश राशि है, और अदिश राशि को अगर हमको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं, नॉर्मली जैसे एल्जेब्रिक सम होता है, नॉर्मली जैसे ऐड किया जाता है, वैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यही होता है। तो इसका हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको कि किसी निकाय या किसी सिस्टम या किसी वस्तु में लिख देते हैं, किसी वस्तु का कुल आवेश उसमें मौजूद प्रत्येक कण के आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है क्या, किसी भी, जैसे कि अगर ऐसे मान लें कि कोई एक सिस्टम है, इसमें अगर इस सिस्टम में मान लो कि 2 3 ऐसे कई सारे आवेश इसमें हैं, ठीक है, मतलब कई सारे कण हैं, ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और प्रत्येक आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे है। तो इस पूरे सिस्टम का अगर जो कुल आवेश होगा, इस सिस्टम का नेट चार्ज की बात करें, कुल आवेश की बात करें, तो किसके बराबर होगा, इसमें जितने भी मौजूद हैं कण, उन सबके अगर आवेश को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जोड़ दें, और भी होंगे तो जोड़ेंगे, वही क्या निकल जाएगा, उसका कुल चार्ज निकल जाएगा। यानी किसी भी एक सिस्टम का जो अगर हमको कुल चार्ज निकालना है, तो उसमें जितने भी चार्ज मौजूद हैं, सारे चार्ज को अगर हम क्या करते हैं, जोड़ दें, अगर सिंपली जोड़ देते हैं, कौन सा, बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम की बात कर रही है यहाँ पे, एल्जेब्रिक सम की बात कर रहे हैं। अगर उसको हम नॉर्मली अगर जोड़ते हैं तो जो हमको मिलेगा वो इसके कुल चार्ज के बराबर होता है। तो ये इसी को बोलते हैं कि आवेश एडिटिव नेचर का होता है। आवेश को हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इतना इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर की।
फोर्थ नंबर नोट कर लें इसको। फोर्थ नंबर की बात करें, आवेश के गुण में जो फोर्थ नंबर हम लोग बात करते हैं, हम लोग आवेश के गुण पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर में हमारा होगा कि आवेश क्वांटाइज्ड होता है, आवेश क्वांटाइज्ड होता है। आवेश क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्या मतलब है, इसी को हमको समझना है कि इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमारा चार्ज है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, इसी चीज़ को समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि आवेश क्वांटाइज्ड होता है। ये भी एक आवेश की प्रॉपर्टी होती है कि आवेश हमारा क्या होता है, आवेश हमारा क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु या पदार्थ, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश, जिसको हम लोग बोलेंगे मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज, ये क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं। पूर्ण गुणज होता है, इसका मतलब थोड़ा समझ लें। कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश, कोई किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज ही होगा। यानी अगर किसी वस्तु पर अगर आवेश है या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है, या उस पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उस वस्तु पर आवेश हो सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उस पर आवेश हो सकता है, या उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब इसी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर ही उसके ऊपर क्या होगा, आवेश हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आवेश होता है हमारा, जैसे कि 1 2 3 पूर्ण गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल की बात हो रही है, तो इसी को ऐसे लिख सकता है एन ई, यानी जो उसके ऊपर कुल आवेश होता है वो एन ई के बराबर होता है, जहां एन क्या है, एन हमारा पूर्णांक है। एन क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स हो जाता है। और हम जानते हैं जो एन का मान है वो क्या हो सकता है, अगर इसको हम लिख दें तो एन का मान हमारा +1 +2 +3 ऐसे, या -1 -2 -3, ये हो सकता है किसका, 1 का मान। जहाँ पे ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग मूल आवेश बोलेंगे। यही क्या है, हमारा मूल आवेश है। अगर इसकी बात करें, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश या जो मूल आवेश होता है उसका जो मान होता है वो जानते होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो आवेश क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जानते होंगे, समझ गए यहाँ पे कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी भी वस्तु के ऊपर जो भी आवेश होगा वो ई के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा। यानी किसी वस्तु के ऊपर, जैसे ये वस्तु है, इसके ऊपर कितना आवेश हो सकता है, इस वस्तु के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, या इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। जैसे अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन देना हो तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन, जो भी हो, लेना होगा तो ये इसी तरह से लेगा। यानी इंटीग्रल मल्टीपल पूर्ण गुणज के रूप में ही देगा, लेन देन हो सकता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर। मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब ऐसे नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो किस रूप में होगा, केवल ये एन ई के बराबर, यानी एन कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है। तो ये हमारा है आवेश क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे, और इसको क्लियर करना हो तो जैसे एक क्वेश्चन इस पे ले, एक न्यूमेरिकल ले, जैसे इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अभी क्लियर होगा। और पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, अरे बहुत आसान है, बस एक बार आप इसको पढ़िए ध्यान से, अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा क्या बातें हो रही हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन लिया जाए, यदि किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो उस पर कुल आवेश कितना होगा,
कितना होगा, इसको लगाइए, देखिए अब क्लियर होगा कितना है या कितना होगा। ठीक है, कुल आवेश कितना है अगर निकाल दिए गए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि कोई एक वस्तु है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, तो इसके ऊपर कितना आवेश है, इसके ऊपर इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश है। तो देखते हैं कैसे लगेगा, इसी फॉर्मूले से लगेगा, ईजी है, ट्राई करें। क्या होगा देखें, पहली बात क्या क्या दिया गया है इसमें, इसका सोल्यूशन अगर हम यहाँ करें, इसके सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितना है ये, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या था 1 2 3, तो ये एन कितना दिया है, 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या कर रहा है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो उसके ऊपर कुल कितना आवेश आ जाएगा, यही ना पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या पढ़े हैं अभी, एन ई, तो रख लेते हैं Q बराबर एन का मान कितना है 3 और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इससे मल्टीप्लाई 6 3 18, 1 3 1 3 और 4, ये भी मल्टीप्लाई हो गया और इतना कूलाम उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। यानी अगर ये कोई वस्तु अगर 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है, तो उसके ऊपर कितना आवेश आ जाएगा, इतना आवेश आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से लगा, इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर ये भी पूछता कि अगर किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी होगी, अगर ये भी इसमें जोड़ देता कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई या कमी, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई या कमी हुई, क्या बताते हैं इसमें, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं कि कम हो गए हैं, जब देगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसके पास। ठीक है, अगर ये पूछता ये पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा, अगर इसमें ये भी जोड़ देता तो क्या बताते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आता, पॉजिटिव आवेश आ जाता। क्या आता, ये पॉजिटिव आवेश, ये क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता, इलेक्ट्रॉन को लेता तो ये निगेटिव हो जाता। ये बात तो क्लियर है ना, कोई इलेक्ट्रॉन को देता है तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है, तब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसा भी ऐड कर दे तो उसको भी ध्यान देंगे, तो नोट कर लें इसको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे और अच्छे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। जैसे इसमें एक क्वेश्चन कहा जाए कि किसी वस्तु को 1 कूलाम नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े गए, जोड़े गए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ट्राई करें। कह रहा है किसी वस्तु को कितना चार्ज दिया गया है, 1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज दिया गया है, किसी को 1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज उसको दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई एक एटम है, ये कोई भी एक वस्तु है, कोई एक पदार्थ है, इसको आवेश दिया गया, कितना, 1 कूलाम का इसको आवेश दिया गया। अरे बहुत सिंपल है कि कोई एक वस्तु था, उसको हम क्या किए, 1 कूलाम का आवेश इसको दे दिए। जैसे इसको 1 कूलाम का आवेश इसको दिए तो इसके पास जब ये आवेश को ले रहा है, मतलब क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन न ले रहा होगा। अरे अब ये चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन इस पे जोड़े गए हैं, कितना इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया है, कितना दिया गया है, कितना, कैसे निकलेगा। तो इसका सलूशन के लिए देखें, ये भी आसान है। पहली बात कि चार्ज कितना दिया है, चार्ज दिया है 1 कूलाम। क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े गए, कितना इलेक्ट्रॉन उसको दिया गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन हमको क्या करना है, निकालना है। बहुत आसान है, क्या करें, जानते हैं Q इक्वल टू एन ई, रख देते हैं, एन निकालना है तो एन बराबर हो जाएगा Q बाई ई, सबकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, रखते हैं। एन इक्वल टू Q की जगह पे 1 और ई की जगह पे पता है पहले से हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। एन बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से एन बराबर हो जाएगा, ये 19 को ऊपर भेजते हैं, नीचे माइनस में, मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पढ़े होंगे। तो 1 इंटू 10⁻19 और अपान 1.6। अब क्या करना है, इस 1 को 1.6 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेंगे या ऐसे भी कर लेंगे। यहाँ से
इसको पॉइंट को हटा दें तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16 और इंटू 10 टू द पावर 19। ये 10 है, ये 16, इसको जीरो और यहाँ से ले लें तो यहाँ 18 जीरो मतलब 18 हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 100/16। इतना डिटेल में कर रहे हैं, एक लाइन का ही था, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं इतना। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो n का जो मान यहाँ पे आएगा हमको वो मिलेगा हमारा 6.25 10 टू द पावर 18। डिवाइड करके देखेंगे 100 को 16 से तो n का मान इतना आएगा। ये इसको एकदम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें अब यहाँ से अगर हम यहाँ लिखें कि 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की 1 कूलाम अगर आवेश कहीं जा रहा है या आ रहा है तो उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन आ जा रहे होंगे? 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन, ये जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर कहीं भी 1 कूलाम चार्ज गया तो उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन गए? इतने इलेक्ट्रॉन गए। अगर कहीं से आया तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? तो इतने इलेक्ट्रॉन आए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर इसको 1 कूलाम चार्ज दिया जा रहा है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन इस पे जोड़े गए? तो इस पे इतने इलेक्ट्रॉन जोड़े गए। बहुत सिंपल था, इसको याद भी रखना, इस नंबर को याद रखना है। अभी तक कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, ट्राई करेंगे, धीरे धीरे आएंगी, सब बातें समझ में आएंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को चार्ज कैसे किया जाता है। अगर कोई एक वस्तु है तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आ सकता है, ये हम लोग बात करते हैं। चार्ज कैसे आता है, यानी चार्ज करने का कौन सा मेथड है, किस तरह से हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। यानी चार्ज, यानी कहने मतलब है कि चार्ज कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। यानी चार्ज कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है। यानी किसी वस्तु पर चार्ज कैसे उत्पन्न होगा, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग, इसको बोल सकते हैं कि यह है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यानी चार्जिंग करने के क्या क्या मेथड है। ठीक है, चार्जिंग करने के कौन कौन से मेथड हैं। किसी बहुत ऐसे बुक पढ़ेंगे तो हाँ, शुरुआत इसी से किया है कि चार्ज कैसे किया जाता है। जैसे जानते भी होंगे कि जब किसी प्लास्टिक को ऐसे जब रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद से किसी छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो वो उसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। ये बहुत पुराना तरीका है चार्जिंग करने का। यानी ऐसे इसको इस पे खींचे, यानी यहाँ घर्षण उत्पन्न हुआ तो घर्षण से भी इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। और हम लोग पहले एकदम स्टार्टिंग में बात किए थे कि अगर चार्ज किसी वस्तु के ऊपर चार्ज है तो वो दूसरे वस्तु पर क्या आरोपित करता है, बल आरोपित करता है। जैसे इसको हम ऐसे खींचे हैं तो इसके ऊपर चार्ज उपस्थित हो गया है, चार्ज आ गया है और ये छोटे छोटे पार्टिकल को क्या क्या कर रहा है, आकर्षित करना शुरू कर दिया है। तो ये चार्ज तरीका है, यानी घर्षण के द्वारा, यानी चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसमें सबसे पहला मेथड होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा। क्या ये चार्जिंग मतलब फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ये पहला मेथड है। रगड़ो, इस चीज़ को ऐसे खींचो तो चार्ज उस पर उत्पन्न हो जाता है। एक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी प्लास्टिक को जब ऐसे रगड़ते हैं, किसी स्केल को ऐसे रगड़ते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो वो उसको आकर्षित कर लेता है। अगर यही हमारा स्केल हो, मेटल का स्केल हो या मेटल का कोई रॉड हो, अगर उस मेटल का रॉड को हम ऐसे रगड़ रहे हैं और वो जब किसी वस्तु के पास ले जाते हैं तो उसको वो आकर्षित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसको कमेंट में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये आगे हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो इस पर और डिस्कशन करेंगे इस पर, लेकिन आप एक बार पता करें कि ऐसा क्यों होता है। अब ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसका क्या मतलब है, कंडक्शन। ये तो समझ गए होंगे, इसको समझ गए होंगे। फ्रिक्शन मतलब किसी चीज़ को किसी एक चीज़ से रगड़ो तो जब रगड़ेंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, यानी वो चार्ज हो जाता है। और एक है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब चालन के द्वारा। कंडक्शन मतलब होता है चालन के द्वारा। कंडक्शन मतलब चालन। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, अगर ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है, ठीक है। अगर इसको एक दूसरे कंडक्टर के पास लेके आए हैं, ये कोई एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर की बात हो रही है, कंडक्टर। अगर इसके पास इसको ला के ऐसे टच करके रखें तो ये क्या होगा, ये अनचार्ज था, अनचार्ज, ये चार्ज नहीं था और ये चार्ज था। जब ये चार्ज था और ये अनचार्ज था, दोनों को जब एक पास ऐसे अटैच करके रखते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी चार्ज होता है। इसके ऊपर भी चार्ज क्या होते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज थे वो इसके ऊपर भी क्या होते हैं, फैल जाते हैं, यानी ये भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है मतलब चार्जिंग बाई कंडक्शन। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है
और ये एक चार्ज था और ये अनचार्ज था, इस चार्ज वाले को इसके पास ला के ऐसे लगाए तो ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये भी इसका जो चार्ज है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसको याद रखना, ये भी एक तरीका है चार्जिंग बाई क्या, कंडक्शन। एक और है तरीका चार्ज किसी वस्तु को चार्ज करने का, उसके ऊपर आवेश लाने का, चार्ज लाने का। एक है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन ये भी एक तरीका है कि किसी चार्ज को कैसे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया सकता है, किसके द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है, यहाँ देखें, ये थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप वाइज हम लिख रहे हैं। जैसे मान लें, सब मिटाते हैं पहले, अच्छा ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास कोई एक मटेरियल है जो अनचार्ज है, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है जो अनावेशित है, ये अनावेशित है, अनचार्ज है, ठीक है। पहला हम क्या किए, इस दूसरे स्टेप में कैसे चार्ज करेंगे, देखें क्या करेंगे। ये एक मटेरियल है, ठीक है। अब इसके पास हम कोई एक रॉड लेके आए, कोई एक रॉड जो चार्ज था, ये तो न्यूट्रल था और ये क्या था, ये चार्ज था, ये आवेशित था। मान लीजिए ये निगेटिव आवेशित था। कैसा आवेशित था, ये निगेटिव आवेशित एक था। हाँ, एक बात थोड़ा सा यहाँ क्लियर करते चले कि फ्रिक्शन के मेथड से अगर किसी चीज़ को चार्ज करना हो तो उसको टच कराना पड़ता है। जैसे हम इसको ऐसे रगड़े तो इसमें क्या करना पड़ा है, टच कराना पड़ रहा है। कंडक्शन में भी अगर हम कंडक्शन के मेथड से अगर किसी के ऊपर चार्ज लाना चाहते हैं तो उसको भी टच कराना पड़ेगा। ये बताएं, ऐसे क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। लेकिन इंडक्शन मेथड से अगर किसी चीज़ को हम चार्ज करते हैं तो वहाँ पर टच नहीं करना पड़ता है, वो बिना टच के ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये अनावेशित था, अनचार्ज था, ये अनचार्ज था। हम क्या किए, इस अनचार्ज को के पास, मतलब इसके पास किसको लेके आए, एक चार्ज रॉड को लेके आए। ये चार्ज रॉड एक था, इसको हम लेके आए, ये नेगेटिव चार्ज था। जैसे इसको लाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब ये तो न्यूट्रल था तो मतलब इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतना ही क्या थे, निगेटिव चार्ज थे। अभी जैसे इसके पास यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होगा मीन्स कि इसके निगेटिव तरफ इसके जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो किधर आ जाएंगे, इसके निगेटिव तरफ। ये सब अभी हम पढ़े हैं कि पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जितने इसके पॉजिटिव चार्ज हैं सब इधर आ जाएंगे, इस साइड ऐसे, और इधर क्या आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, निगेटिव चार्ज इधर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी भी ये चार्ज नहीं है, अभी भी इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। यानी इसके ऊपर अभी नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज अभी भी कितना है, 0 है। यानी अभी भी ये उदासीन है, वो बस केवल यहाँ पर ये पोलराइज्ड हो गया है। पोलराइज्ड मीन्स कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इधर साइड आ जाए, क्योंकि इधर नेगेटिव था तो पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव है। बस इसमें ये बात याद रखना है कि अभी भी इसका नेट चार्ज कितना है, 0। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आपके इसमें क्या करेंगे, ये रॉड को नहीं हटाना है, रॉड जैसे है वैसे रहे। ये निगेटिव चार्ज था रॉड, और यहाँ पर ये था हमारा जो भी हमारा मटेरियल था जिसको हमको चार्ज करना था। अब हम क्या करेंगे, इधर तो प्लस प्लस इधर आ गया था, ऐसे ये प्लस इधर प्लस। हम क्या करें, इस सिरे को, मतलब इस प्लेट को, इस वाले सिरे को हम लोग क्या किए, अर्थ कर दिए, यहाँ पर अर्थ कर दिए, अर्थ से उसको जोड़ दिए। अर्थ मीन्स कि अर्थ के पास इनफाइनाइट भंडार है किसका, आवेश का। धरती माता है वो, क्या हुआ मतलब आगे इसको और क्लियर करेंगे हम। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, सब अर्थ हो गया। अब ये ऐसा हो गया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में अभी भी इस रॉड को जहाँ था वहीं रहेगा, इस रॉड को नहीं हटाएं अभी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस रॉड को फोर्थ स्टेप में, अब इस रॉड को क्या करेंगे, हटाएंगे। और अब क्या हो जाएगा, इसको हटा दिया जाए और इस रॉड को भी हटा दिया जाए तो क्या हो गया हमारा, ये पहले एक फोर्थ स्टेप एक ऐसा भी कर लें कि हम क्या करेंगे, इस रॉड को यहीं रखेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देंगे। अब इधर क्या आ गया, केवल प्लस, यहाँ पे क्या है, इधर प्लस, और रॉड हमारा यही था, ये रॉड है जो। अब फिफ्थ स्टेप में क्या कर दें, फिफ्थ स्टेप में अब इस रॉड को क्या कर दें, हटा दें। तो रॉड को हटा देंगे तो अब इसके ऊपर एक कौन सा चार्ज आ गया, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी यहाँ पे हम देखें हैं कि यहाँ एक न्यूट्रल एक हमारे पास मेटल था और ये क्या हो गया, अब यहाँ पे ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ठीक है। तो विदाउट टच इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे चार्ज कर दिए। और ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है चार्जिंग का, यही चार्जिंग का हमारा इंडक्शन मेथड है। तो इंडक्शन मेथड के द्वारा भी हम लोग ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ चार्ज के बारे में बातें कि चार्ज क्या होता है और चार्जिंग कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। बीच में हमको बहुत सिंपल सा एक फार्मूला मिला, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, वहाँ से हमको Q बराबर NE एक फार्मूला मिला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने दिमाग में रखेंगे बस। और चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, चार्ज को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक इसको नोट करें, अच्छे से इतनी पढ़ाई करें। अब हम लोग नेक्स्ट इसके वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि कूलाम का नियम क्या कहता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दो आवेश है, तो दोनों आवेशों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, यानी वो फोर्स इसको अपने तरफ खींच भी सकता है या इस चार्ज को अपने से दूर भी भगा सकता है, यानी रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों तरीके का फोर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स की जो बात हम लोग कर रहे थे ना कि कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्सन, वो बल है कितना और उस बल को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ में। कूलाम्स लॉ ही हमको बताएगा कि किसी दो आवेशों के बीच में कितना बल कार्य करता है। तो इतना नोट करें और पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें। फिर मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।